अब ये भी चर्चा हो रही है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये चीज सोचिए कि भारत के अंदर के हालात क्या हैं। अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना है तो भारत के लोगों के अंदर इसे लेकर के खुशी का माहौल होना चाहिए। न्यूज़पेपर पर जो छप रहा है उसका असर भारत की गलियों में, भारत के लोगों में क्या दिख रहा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विंग कमांडर महेश चंद्र सूदन है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। विंग कमांडर साहब, सवाल एक ये है कि भारत, ये खुशी की बात है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है और जापान को पीछे छोड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन भारत के अंदर के लोग क्या सोच रहे हैं, अखबार जो छाप रहे हैं, टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं, और आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपका जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आपका नजरिया थोड़ा हट करके है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि भारत जब चौथी अर्थव्यवस्था बने तो भारत का नाम पूरी दुनिया में, जब दुनिया के अंदर भारत का नाम होगा तो उससे खुश होना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। संसार जी, आपके इस मीडियम के तहत मैं ये लोगों तक बात पहुँचाना चाहता हूँ जी कि हमें खुशी है। आज बहुत खुशी का दिन है कि 25 तारीख को भारत जापान से आगे निकल गया फाइनेंशियली, और हमारी जीडीपी जो है वो 4th लार्जेस्ट जीडीपी वर्ल्ड की हो गई जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस बिना पे, किस वजूद से आज चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो है किन कारणों से इस जगह पे आई है और किस चीज़ ने उसे पहुंचाया है। क्या हमने इतनी मेहनत करी, क्या हमने इतनी ग्रोथ करी कि 2014 में जब हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था उस टाइम हमारी इकानमी का साइज था 2.04 ट्रिलियन, और 2.04 ट्रिलियन से आज हम 4.187 पे आगे। तो ये जो जर्नी 10 साल की है ये इतनी ग्रोथ से भरी हुई है, जबकि बीच में कोविड भी हुआ और कोविड की वजह से 2 साल हम नेगेटिव ग्रोथ में भी रहे, जो आप जानते हैं, मीडिया के लोगों को पता है इस चीज़ का जी। तो ये सब बावजूद होने के बावजूद भी अगर हम वहाँ आ गए तो हमारी तो बहुत ही ज्यादा तरक्की करी है देश ने। लेकिन असलियत अगर आप इससे जानो, जो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी, तो जितनी भी सर्विसेज है, प्रोडक्शन है, जो भी एक्टिविटी हमारी इकानमी में होती है उस सबको एक इवेल्युएट किया जाता है, प्रेजेंटली इवेल्युएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। जी, ठीक है जी। तो अमेरिकन डॉलर्स के उस पर इसको बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि ये जो डॉलर करेंसी है इसी में सभी इकोनॉमी को इवेल्युएट किया जाए। तो उसके हिसाब से 4.187 ट्रिलियन कहते हैं कि हम वहाँ पहुँच गए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब है सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बताया कि हमारी ये जीडीपी होगी और हम 4th स्टेज पे आ गए। अब आई कि अगर उसकी नीति को देखा जाए, अंदर देखा जाए जान के, तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल कोट करूंगा। सपोज करो आपने एक स्कूटर खरीदा, स्कूटर की कीमत है 50,000 जी। कंपनी ने आपको बोला 50% आप लोन ले लो, 50% अपने पॉकेट से दे दो, तो आपने ले लिया। आपने 25,000 अपनी जेब से दिए तो 50,000 की चीज आपने यहाँ ले आए जी। तो आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू 50,000 होगी। मैंने खरीदा 4 लाख की कार, मैंने 10% दिया, मैंने 40,000 दिया और मैं 4 लाख का मालिक हो गया। अब कहने के लिए तो मैं 4 लाख का मालिक हूँ और 50,000 के हूँ, लेकिन अगर आप देखें कि हमारी जो एक्चुअल अपनी जो उसमें कास्ट लगी है, जो हमारी अपनी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो तो उस रेशो में नहीं है। आपने ज्यादा 50% दिया, मैंने तो 10% दिया वैल्यू का, तो मेरे पे लोन 90% उसका लोन है और आप पे जो लोन है सिर्फ 50% है, तो आप ज्यादा इजी है। लेकिन उतने बड़े नहीं बने जितने बड़ा मैं बन गया कार खरीद के। इसी तरह से आज हमारी इकानमी की जो हालत है, ये जो 4.187 ट्रिलियन है, इसमें 82% डेप्ट रेशियो है। डेप्ट रेशियो मींस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी का 82% हमारा लोगों से लोन है। अब 82% मींस 3.4 ट्रिलियन पैसे जो हमारे लोगों से लिए गए हैं, और हमारे अपना उसमें जो है वो 0.75 ट्रिलियन ही है। तभी जो मैं बन के टोटल अगर देखो तो आपका
187 ट्रिलियन हो जाता है। अब आइए इसको कंपेयर करें 14 से। 14 जब 2.04 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी का साइज था, तो हमारा 49% उस टाइम डेप्ट था। डेप्ट रेशो जो थी वो 49% थी जी। 49% का मतलब है कि 1.04 ट्रिलियन पैसे हमारे अपने थे जी। आज कितने हैं? 0.754। मतलब हमारा एक्चुअल जो अपना पैसा है इस 4.187 में वो घटा है, तो बड़ा नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे ये लोग बोलते हैं कि हमने ग्रोथ किया और अब फोर्थ इकोनॉमी साइज पे आ गए। हाँ, साइज के हिसाब से मोटे हो गए हम। वो जो मैंने आपको एग्जांपल कोट करके, उस एग्जांपल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बड़े हो गए, चौथे साइज पे। लेकिन हमारा अपना क्या है उसमें? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, 18% है। 1 रुपया अगर मेरी जेब में है तो उसमें 18 पैसे मेरे हैं, 82 पैसे लोन के हैं। अब अगर मेरे को आप अमीर बोलते हो इसमें, और यही कारण है कि आज हमारी जनता, आज जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जो जीडीपी अगर आप ले तो 25,000 अमेरिकन डॉलर, 2500 अमेरिकन डॉलर पर एनम है। मीन्स $200 पर मंथ। अब आप $200 किस हिसाब से आप उसको लेते हो कि भाई हमारे लोगों की हालत कितनी सुधरेगी, हमारे लोग कितने अमीर होंगे, उससे आप सोच सकते हो। तो एक्चुअल में इसमें बड़े से जार्गन्स, जो इकोनॉमिक्स के वर्ड, बड़े बड़े फाइनेंशियल जार्गन्स उसमें जो लगा के लोगों की समझ से, कंप्रीहेंशन से दूर कर दिया गया है, और एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया गया कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई थी, बहुत बड़े हो गए। लेकिन साइज देखिए, जो पहली नंबर 1 इकोनॉमी है वो 31 ट्रिलियन है, जो नंबर 2 ट्रिलियन है 20 ट्रिलियन के करीब है, तीसरी और चौथी 5 से नीचे है। तो हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है। लेकिन नंबर जो अगर सीढ़ियों का अगर सोचो आप, हम चौथी सीढ़ी पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर लिखा गया है कि भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा। लेकिन इसके आगे जो लिखी है इसे भी देखना होगा। आप जो बता रहे हैं, अगर उस हकीकत को देखें तो 2028 की अब यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर भारत पहुंच जाएगा, ये कह रहे हैं। देखिए, हमें खुशी होगी अगर भारत तीसरे पे पहुंचे, लेकिन भारत लोन लेके ना पहुंचे, डेप्ट बढ़ा के ना पहुंचे, 82 से लेके 90 पे ना पहुंच जाए। आपको मैं रिसेंट एग्जांपल श्रीलंका की आपके सामने है। फाइनेंशियल क्राइसिस थे वहां जी, गवर्नमेंट निकाल दी गई, बड़ा क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ। क्यों हुआ था? उनका जो जीडीपी टू डेप्ट रेशियो था, दैट हैज गॉन बियॉन्ड 100%, और दे वर नॉट एबल टू मैनेज द इकोनॉमी। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश में आ गया। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो खाली डेप्ट के सहारे अगर हम जो आपने बताया कि 2030-31 जो भी, उसमें अगर हम तीसरे में पहुंच जाएंगे तो वो कोई खास मैं तो तरक्की नहीं मानता हूं, क्योंकि हम डेप्ट ही बढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको उनका बर्डन बढ़ा रहे हैं। आज भी अगर हमारी इकोनॉमी के 82% साइज डेप्ट का है, तो ये सोचिए आपकी कि हमारा रिपेमेंट कितना जाएगा। हमारे जो एनुअल बजट्स होंगे उसके कम से कम भी 30-40% तो रिपेमेंट ऑफ लोन में चला जाएगा। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब नए पुल, ये जहाज, जो चीजें बनाते हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बन रही है, रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, और जहाज हमने खरीदे, हमने डिफेंस पे इन्वेस्ट करना है, वो कहाँ से करेंगे? फिर यही लोन से करेंगे, डेप्ट लेके ही करेंगे। तो हम इसको एक, वैसे भी इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं विशियस सर्कल। तो ये जो विशियस सर्कल है, इसको हम अगर चला ही रखेंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा करेंगे, तीसरी बन जाए, दूसरी बन जाए, जैसे भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस दिखाएंगे जी, आज की डेट में तो मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्रूडेंस हमारी कोई काम नहीं कर रही है। आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक पार्टी मेजॉरिटी में है, तो वो उसके साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करें तो वो प्रूडेंट नहीं है, वो उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं कि जब अगर घर में कमी होती है, अपने इकोनॉमी अगर वीक होती है, हमारे पास ज्यादा पैसा बाहर से होता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हमें भाई उधार भी वापस करना है और आगे भी बढ़ना है, दुनिया के साथ भी रहना है। तो अभी इस दोनों पेस को मेंटेन करने के लिए, इस डेवलपमेंट को भी मेंटेन करें और
हमारी रीपेमेंट भी हो, हम डिफॉल्टर भी ना हो पाकिस्तान की तरह दुनिया के सामने। और भी बहुत सारे कंट्री डिफॉल्टर होते हैं और हो रहे हैं। तो उसको अगर कंट्रोल में रखा जाए तो वो एक ही चीज है, फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस मीन्स अकलमंदी। फाइनेंस की अकलमंदी अगर हम यूज करेंगे तो शायद जो आपने कहा हम तीसरे में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है, अब थोड़ा दुनिया में आते हैं। ये तो खबरों में जो छपा है उस पर बात हो रही है, जो आप कह रहे हैं इस पर चर्चा हो रही है। अब सुबह से लेकर के शाम तक आपके कई मित्र आपको मिलते होंगे, कई लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी। वो जब इन खबरों को देख रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं? उनके अंदर की भावना क्या है? वो खुश हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है, या वो ये समझ पा रहे हैं जो चीज आप कह रहे हैं? मुझे ये लगता है कि देश में अब जो पिछले कुछ दिनों से माहौल बना हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, वो बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल है। उस स्ट्रेसफुल माहौल को लाइट करने के लिए ये एक अच्छी न्यूज सामने लाई गई है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक हमारे जो एक पॉलिसी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो एक व्हाइट पेपर निकाले बजट पे, व्हाइट पेपर निकाले फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट जो उन्होंने टेक ओवर किया है। और अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरह वो 10-12 साल चलते हैं, लोग उनको मौका देते हैं, तो वो हर साल उस व्हाइट पेपर को पब्लिश करते करते लास्ट एंड तक लाएं, सो दैट जो चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ आज कि 2014 में हमारे अपने पैसे ज्यादा थे, डेप्ट के कम थे, और आज डेप्ट के उससे भी कम हो गया है। मतलब 1.04 ट्रिलियन से आज हम 0.75 पे है, मतलब 26.26 के करीब हमने लूज किया है। हमें बढ़े नहीं है आगे। हमारा बजट बेशक हमारा ये जीडीपी बहुत साइज बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये साइज किससे बढ़ा? साइज डेप्थ से बढ़ा है, हमारे अपनी इनकम से नहीं बढ़ा, हमारे अपने रिसोर्सेज से हम ग्रोथ से कहीं नहीं आए। तो कहने के लिए हमारे 6% ग्रोथ इन टोटलिटी हुई है। उसमें अगर हमारे डेप्थ की ग्रोथ भी दिखाई जाए और फिर मैच करके अगर हमारी प्रोग्रेस निकाली जाए तो शायद वो एक्चुअल प्रोग्रेस होगी, एक्चुअल ग्रोथ होगी। और ये व्हाइट पेपर हर गवर्नमेंट को टेक ओवर करते समय देना चाहिए, और जब वो हैंड ओवर करे तभी वो व्हाइट पेपर दे, क्योंकि पब्लिक का ये राइट है। पब्लिक का ये राइट है कि उसको जानना कि मेरी जो गवर्नमेंट बनी है ये कितनी एफिशिएंट है, पिछले 10 सालों में, जब 5 सालों में कितना काम किया है। मैं अगर एक्स प्लेस पे था तो मैं क्या वाई जेड तक गया हूँ या नहीं, जब मैं वही एक्स से भी नीचे चला गया हूँ। यहाँ तो मुझे लगता है हम एक्स से नीचे ही आए हैं। एक्स फिगर जो थी अगर 2.04 थी ट्रिलियन थी 2014 में, तो आज हमारे पास उतना तो है नहीं है। हम तो डेप्ट के साथ बैठे हुए हैं, 82% डेप्ट के साथ। तो मुझे लगता नहीं है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो चीज आप कह रहे हैं, जितना मर्जी डंका पीटे, जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने अपने घर से नहीं लाए, मैंने भी पेपर से ही पढ़े हैं, पेपर से ही देखा, पेपर से ही बताया आपको, और आपने भी पेपर से ही देख के मेरे से पूछा है। तो जब ये सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है, महेश जी, बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, वो उपलब्धियां गिना रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं, तो क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? भारत के लोगों को हकीकत नहीं दिखाना चाहते, हकीकत छुपा रहे हैं? देखिए, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो गुमराह कर रहे हैं। अगर एक आपके यहाँ शीशा लगा है, उस शीशे में आपकी तस्वीर दिखती है। अब आपने जो कपड़े पहने हैं, जो मेकअप किया है, वो किराए का है या आपने उधार लेके खरीदा है, वो तो आपको पता है ना। लेकिन शीशा तो वो दिखाएगा जो सामने है। तो ये जो मैनेजर हैं, जो मैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो मैनेजमेंट, ये वो शीशे की तरह है। ये आपको शीशा दिखा रहे हैं, तो शीशा गलत नहीं दिखाना उन्होंने हमेशा अच्छी पिक्चर दिखानी है। शीशे में पिक्चर अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए कपड़े उधार के ले आओ, शूज भी उधार के ले आओ, और फेस मेकअप भी उधार का करवा लो, और बाल आप अच्छे दिखोगे शीशे में। बस मतलब आप कह रहे हैं ये सिर्फ मेकअप किया जा रहा है, आई वॉश किया जा रहा है, हकीकत जो है वो कुछ और है, जिस हकीकत को छुपाने का प्रयास किया। हकीकत मैं तब मानूंगा जब आम आदमी, जो एक गली मोहल्ले में कॉमन पर्सन है, उसके एडिक्वेटली उसकी इनकम होगी साल में, उसको काम होगा साल भर करने के लिए, और उसको उसका ड्यू कंपनसेशन मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी, और वो अपने घर ऑनरेबली बैठ के खाएगा, ना कि वो 80 करोड़ जो राशन का रोटी खा के अभी जिंदगी चला रहे हैं, वैसे ना होंगे। 80 करोड़ खुद खाने वाले होंगे, और बाकी 12-14 करोड़ अगर ऐसे लोग भी हो तो वो अच्छा है। वो आपने एक चीज अच्छी कही कि चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत बन गया, लेकिन अभी भी लोग जो है वो 5 किलो राशन पर टिके हुए हैं कि सरकार उन्हें देगी, वो खाएंगे। तो चौथी अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी होनी चाहिए थी क्या? नहीं होनी चाहिए।
ये तो बहुत, ये खुद ही बताता है अपने आप में कि भाई हम कितने बड़े हो गए। हमारा साइज बेशक चौथा हो गया, हाँ, लेकिन अगर आप वो भी देखें, उस एंगल से भी देखें, हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, हाँ, नंबर 1 30 पे है, नंबर 2 20 पे है, और हम 3 और 4, 4 और 5 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कोई गैप, बहुत गैप है। और अगर उनकी पॉपुलेशन देखें, पर कैपिटा इनकम तो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। आप पॉपुलेशन देखिए, यूएसए की पॉपुलेशन देखिए, नंबर 2 कंट्री चाइना की सिर्फ हमारे बराबर है, लेकिन तीसरे की देख लीजिए, इंग्लैंड की, यूके की, और फिर अगर जापान से हम आगे आए तो जापान की पॉपुलेशन देख लीजिए और हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए। हमारे लोगों में गरीबी है। मैं इंडस्ट्रियल ये कहूंगा, इंडिया बेशक चौथी इकॉनमी बन जाए, इंडिया बेशक रिच हो जाए और फ्यू इंडियंस भी रिच हो जाएंगे, लेकिन आम इंडियंस अभी गरीब है और गरीब होते जाए। आखिरी सवाल है कि 2019 में 19 के बाद जब कोविड-19 आता है तो हालात बन जाते हैं ऐसे कि लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और लोग बड़े सारे लोग नौकरियां जाने के बाद छोटे छोटे बिजनेस थे लोगों के, वो बंद हो गए, छोटे दुकानदार घाटे में चले गए। कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई राजमा चावल बेच रहा है, किसी को हम देख रहे हैं कि वो पूरी चने की दुकान लगा करके खड़ा है। तो जब कई यूट्यूबर ब्लॉगर उनके पास जाते हैं, वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, कोविड-19 आया, उसके बाद बिजनेस खत्म हो गया, तो आज हम लोग ये चाय जो है बेच रहे हैं, या फिर ये चावल और राजमा बेच रहे हैं, या फिर पूरी चने बेच रहे हैं, न्यूट्री कुलचा बेच रहे हैं, ऐसे हालत बने। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त कहते हैं ठेला लगाना एक रोजगार है, पकौड़ा बेचना तलना एक रोजगार है। तो ये इकोनॉमी की जो बात अर्थव्यवस्था की हम कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये तस्वीर हमारे सामने है कि देश के मेरे ख्याल से 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिन लोगों का रोजगार चला गया। वो लोग कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, ये हालात बने हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत सैड अफेयर है, क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा हुआ है, एक कंडीशन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जी, जिसमें ये है कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए। उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ ही नहीं है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग एंड टू लिव लाइफ, और टू लिव लाइफ दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्स होना चाहिए। अब ये किसका काम है? ये गवर्नेंस का काम है। अगर गवर्नेंस इफेक्टिव हो, आज की डेट में देखिए आप कि मैं कहूँगा कि 80% से ज्यादा है जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो किसको जा रहे हैं? 2 ही आदमियों को जा रहे हैं, अंबानी और अडानी जी। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा, आज की डेट में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये यहाँ का रिसोर्स लेके दूसरे कंट्री में, जैसे पावर जनरेशन यहाँ हो रही है अदानी की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दूसरे हमारे एनिमी कंट्रीज में, तो ऐसे रिसोर्स अगर बाहर जाएंगे और उसको गवर्नमेंट कंट्रोल ना करेगी तो यहाँ के लोग गरीब ही रहेंगे। वो ठेला लगाने वाला बढ़ेगा, वो दिन को तो ठेला लगाता है, रात को खाने के लिए नहीं होता तो 5 किलो राइस जो राशन के मिलते हैं वो खा के सो जाता है, और यही चलेगा। अगर हम अपनी गवर्नेंस को इफेक्टिव नहीं करेंगे, हमारी गवर्नेंस ये अश्योर करे कि ये जो रिसोर्स है ये सब लोगों का है, और इसको एक बड़े ही सेंसिटिव तरीके से इसके डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हर इंसान के पास जाना चाहिए, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए काम करने का, अर्न करने का। ऐसा नहीं है कि भाई फ्यू हैंड्स में रिसोर्स को अलो करो इकट्ठा होने के लिए। किसी के पास हजारों करोड़ रुपए संपत्ति है, किसी के पास 1000 रुपया भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं। जैसे आपने कहा वो शाम को 50 रुपए बेचारा ठेले से कमाता है और रास्ते में उसको खाने के लिए भी नहीं होता, किराए में रहता 50 रुपए। तो कैसे चलेगा? ये ऐसे ही चलेगा, और इसमें कोई हमारे चेंज जल्दी से नहीं आने वाली है जब तक कोई सीरियस अटेम्प्ट गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो महेश चंद्र सूदन हमारे साथ थे। चर्चा यह है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन भारत के अंदरूनी हालात क्या हैं, भारत के लोग इस वक्त जो जिंदगी जी रहे हैं उनकी जिंदगी क्या है। अब इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन को अगर आप जोड़ करके देखें तो ये खबर शायद वोट बैंक बढ़ाने के लिए फायदा दे सकती है, लेकिन जब लोगों से इसके बारे में पूछा जाए तो लोग शायद ये जानते ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था बढ़ने से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, या फिर अंदर के हालत क्या है, हम लोगों के देश के ऊपर कर्जा कितना है, ये लोगों को नहीं पता। देश ऐसा है, हमारा देश के मेरे ख्याल से 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जो गूगल पे,
और फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं पैसे लेन देन के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी सही से नहीं मालूम है। उन लोगों को अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ गई है, ये बता करके शायद वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये महेश चंद्र सूदन हमारे साथ थे आज, उन्होंने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सर, शुक्रिया।